हाँ जी, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करेंगे रेवेन्यू एंड मार्केट लेक्चर नंबर 2। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 डन कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। सो हमारा बेसिकली मेन मोटिव्स क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन को पूरा का पूरा डिटेल्स में करना और मोनोपोली को पूरा का पूरा डिटेल्स में करना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले क्लास में हम लोग ने मार्केट किया था एंड टाइप्स ऑफ मार्केट किया था। तो टाइप्स ऑफ मार्केट में सबसे आखिरी में हम लोग इन मतलब कि बेसिस ऑफ कंपटीशन पर थे कि कंपटीशन के बेस में हम लोग मार्केट को कितने तरीके से क्लासिफाई कर पाते हैं। तो वहां पे हमने देखा था कि एक परफेक्ट था, एक इम्परफेक्ट था। तो परफेक्ट के बेसिस पे परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली आता था और इम्परफेक्ट के बेसिस पे ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक आता था। ठीक है, तो ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक के बारे में आप लोगों को नहीं पढ़ना है बिकॉज वो आपके सीयू के सिलेबस में नहीं है। आपको पढ़ना है परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली के बारे में। आइए शुरू करते हैं। नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर करके आया हूं क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए। और अगर ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाओ, विद इन 24 घंटा मिल जाएगा तुमको नोट्स। और हाँ, नोट्स को अपने हाथों से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स को पढ़ेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स क्या क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट किसको हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले फीचर्स पर ध्यान दीजिएगा। सुनिए, फर्स्ट फीचर, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी रहते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी रहते हैं। क्लियर। सेकेंड फीचर, द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सारे के सारे प्रोडक्ट्स एकदम सेम जैसे दिखते हैं, एकदम डुप्लीकेट दिखते हैं। जैसे कि सब्जी मार्केट इज व्हाट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। वेजिटेबल्स खरीदने जाते हो तुम, बहुत बहुत बड़े बड़े मार्केट्स होते हैं जहां पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं, जहां पे बहुत सारे बायर्स रहते हैं। मतलब कि सेलर्स का भी अभाव नहीं है और बायर्स का भी अभाव नहीं है। उस मार्केट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, जहां पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेचा जाता है और सब चीज का रेट एकदम सेम टू सेम रहेगा। वो बोलेगा 10 रुपया तो ये भी यहां पे 10 रुपया ही बोलेगा, वरना किसी का भी धंधा नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर है ना। एंड थर्ड फीचर, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। लिखो मत अभी, मुझको पहले समझाने दो, इसके बाद पॉज करके तुम लिख लेना आराम से। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे कोई कभी भी एंट्री कर सकता है, जहां से कोई कभी भी एग्जिट ले सकता है। कोई यहां पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर है ना, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इसके बाद देखो, नो इंडिविजुअल बायर एंड सेलर आर इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। कोई बायर या कोई सेलर में दम नहीं है एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में वो प्राइस को बदल सके। प्राइस को कोई नहीं बदल पाएगा एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। कोई बायर और कोई सेलर का दम नहीं है। क्लियर। इसके बाद फिफ्थ फीचर, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। याद रखना, इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जैसे कि सब्जी वाला इंडस्ट्री प्राइस बनाती है और फर्म बस उस प्राइस को अडेप्ट कर सकती है, चेंज नहीं कर सकती है। हम अपने मुताबिक एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, हम अपने मुताबिक प्राइस को चार्ज नहीं कर सकते। एग्जांपल लो ना, गुड़िया आर्ट में मान लो कि 4 पुचका वाला है, सारा का सारा पुचका वाला सेम सेम टेस्ट बनाता है, सेम टेस्ट सेम प्रेफरेंस, सब कुछ मसाला आलू सब कुछ सेम। अब एक पुचका वाला उसमें से दाम दाम बढ़ा दिया, तुम खाओगे क्या उसका? बिल्कुल नहीं। हम लोग तो वो 3 से खा लेंगे, जो रिमेनिंग 3 है उनसे खा लेंगे। मैं बढ़ा हुआ दाम में भी क्यों खाऊं? तो एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहां पे प्राइस तुम डिसाइड नहीं करते हो। जहां पे प्राइस कौन डिसाइड करता है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द प्राइस टेकर। क्लियर है, समझे। एंड द इलास्टिसिटी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि इन्फिनाइट। थोड़ा सा भी प्राइस का अगर चेंज कर दिया, थोड़ा सा भी प्राइस अगर हेरा फेरी हुआ तो तहलका मच जाएगा, तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। 1 रुपया भी तुमने अगर हेर फेर कर दिया ना प्राइस का, फिर भी लोग रिमेनिंग से खरीदेंगे। ऐसा है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल्स भी यहां पे क्रिएट किया है, क्रिएट कर रहा हूं, वेट। मान लो एग्जांपल ले रहा हूं, अदनान, ये मैं हूं, रोहन है और रोहित है। क्लियर।
ये 4 जन का एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूं, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे गोड़िया हाट में पुचका बनाते हैं, पुचका बेचते हैं मान लो, तो हम लोगों का सारा चीज एकदम सेम टू सेम है। हम लोग वही मतलब कि गंदा गंदा हाथ से बनाते हैं, वही आलू यूज करते हैं, वही मटन यूज करते हैं, सब कुछ सेम टू सेम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस सब कुछ सेम टू सेम है। सबके स्टॉल्स पे भीड़ लगती है, एक ही जगह पे बैठते भी है, सब कुछ सेम टू सेम है। और हम लोग यहाँ पे 10 रुपए में बेच रहे हैं। कितने रुपए में? सब यहाँ पे 10 रुपए में बेच रहे हैं। अब रोहन को एक दिमाग में आया, रोहन को कुछ यहाँ पे दिमाग में आया कि 10 रुपए में क्यों बेचे हम, मुझे तो अब्रॉड ट्रिप प्लान करना है, मुझे तो बाहर घूमने जाना है, तो मैं इसी चीज को 11 में बेचता हूं। मतलब सिर्फ 1 रुपए से बढ़ा लिया, सिर्फ 1 रुपए से बढ़ा लिया अपना प्राइस, ज्यादा नहीं। अब आप बताओ कि आप किससे खाना चाहोगे, रोहन से खाओगे क्या? क्योंकि सारे के सारे जन तो सेम टेस्ट एंड प्रेफरेंस दे रहे हैं। रोहन का 1 रुपया अगर मतलब कि वो बढ़ा लिया तो आप रोहन से नहीं खाओगे ना, बिल्कुल। क्यों खाएंगे? जब सब कुछ सेम टू सेम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस सब कुछ सेम टू सेम हो रहा है, तब हम लोग इन तीनों से खा लेंगे, अदनान से खा लेंगे, एजे से खा लेंगे, रोहित से खा लेंगे, रोहन से क्यों खाएंगे, है ना। तो इसका मतलब यही है कि प्राइस थोड़ा सा भी तुम चेंज किया, प्राइस घटाया या प्राइस बढ़ाया, तुम्हारा मार्केट अफेक्ट हो जाएगा। अच्छा भैया, मतलब कि बढ़ाने का तो लॉजिक समझ गए, वो 11 रुपए कर दिया, कोई उसे खाएगा नहीं, लेकिन घटाएगा तो फिर कैसे बर्बाद हो जाएंगे? घटाएंगे तो ऐसे बर्बाद हो जाएंगे, मान लीजिए रोहन ने यहाँ पे ₹9 कर दिया, फिर तो रोहित, एजे और अदनान बोला कि हम लोग क्या एड़े हैं क्या, यहाँ पे हम लोग क्या एड़े हैं क्या, हम लोग भी 9 करेंगे, जा हम लोग भी 9 करेंगे, जा देखते हैं तुम कैसे कैप्चर करते हैं मार्केट को। फिर यहाँ पे सारे के सारे जन ने 9 कर दिया, 9 9 9 9। बाद में रोहन को जाके माफी मांगना पड़ा कि भैया लोग माफ कर दो, आप लोग जिस प्राइस में बेच रहे थे उसी प्राइस में बेचो, वरना नुकसान ही हो जाएगा, सभी का नुकसान है इसमें, है ना। तो 10 रुपए में बेच रहे तो 10 रुपए में ही बेचेंगे सब, क्लियर है? चलो इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। क्या हम लोग पढ़ेंगे? प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। अरे वही इंडस्ट्री और फर्म का चार्ट समझते हैं, ग्राफ समझते हैं। देखो ये इंडस्ट्री है, मैंने क्या बताया था, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द प्राइस टेकर। अब ये इंडस्ट्री है, यहां पे देखो ये डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन हो रहा है, डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन हो रहा है, डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन से ही प्राइस का पता चलता है। प्राइस का पता कब चलता है? जब डिमांड और सप्लाई इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। यहां पे ये इंटरेक्ट किया, यहां से प्राइस का पता चला, और यही प्राइस को फर्म ने ले लिया, यही प्राइस को फर्म ने ले लिया। सबसे पहले ये इंडस्ट्री का चार्ट है और ये फर्म का चार्ट है। देखो इंडस्ट्री ने क्या किया, डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन की मदद से प्राइस को निकाला, और यही प्राइस को फर्म ने अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि फर्म तो अपने हिसाब से प्राइस बना नहीं सकता, प्राइस बना नहीं सकता, प्राइस बना नहीं सकता, इसी वजह से फर्म को इंडस्ट्री से लेना पड़ा। क्लियर है कि नहीं बताओ? और इसी प्राइस को हम लोग एआर भी बोलते हैं, एमआर भी बोलते हैं, एआर और एमआर। क्यों भैया एआर एमआर क्यों बोलते हैं? इसी प्राइस को एआर और एमआर भी बोलते हैं। रिलेशन समझाऊं तुमको? यहां पे देखो हमने एग्जांपल लिया प्राइस, प्राइस यहां पे कितना है? 10 10 10 10 10, ठीक है। एग्जांपल लिया बस, देखो क्वांटिटी हमने लिया 1 2 3 4 5, क्लियर है। तो टीआर कितना हो गया बताओ? टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दोगे तो टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा ना, 10 20 30 40 50। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालोगे इसका? भैया आपने बताया था एआर इक्वल्स टू प्राइस, तो यहां पे जो जो प्राइस है वही तो होगा एआर, तो एआर इक्वल्स टू ऑल्सो मतलब कि 10 10 10 10 10, और एमआर भी तो यहां पे वही सेम निकल रहा है ना, तो इक्वल्स टू क्या निकला? एआर इक्वल्स टू प्राइस इक्वल्स टू एमआर, ठीक है। इसीलिए इस लाइन को, पर्टिकुलरली इस लाइन को हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ? एक मिनट। तो पर्टिकुलरली इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्राइस भी बोल सकते हैं, एआर भी बोल सकते हैं, एमआर भी बोल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं बताओ? क्लियर है सर। चलिए आगे आगे चलिए, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, जिससे आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाइएगा इन सब चीजों को, ठीक है।
एक मिनट मेरे को चेक करने दीजिए मैं विजिबल हूं या नहीं। ठीक है, अब हम लोग ना कुछ कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं। ओके, कुछ कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने के लिए क्या क्या कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन, द मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है, मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। एमआर इज इक्वल टू द एमसी, यहां पे बोल दिया गया एमआर इज इक्वल टू द एमसी, ये फर्स्ट कंडीशन याद रखिएगा। और दूसरा कंडीशन दिया गया है कि एमसी कर्व शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो। आउटपुट डिटर्मिनेशन के लिए दो कंडीशंस यहां पे फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या, एमआर इक्वल्स टू एमसी, दूसरा क्या, एमसी कर्व शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो, एमआर के नीचे से काटो एमसी कर्व। क्लियर है, एग्जांपल्स, एग्जांपल क्या, ग्राफ दिखाते हैं सीधा। देखो बिल्कुल ऐसा है, ये इंडस्ट्री का था, डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन हो रहा है, और ये प्राइस कौन अडेप्ट कर रहा है, फर्म अडेप्ट कर रहा है। यहां पे आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए, नीचे से कटा है एमसी कर्व, एमसी कर्व एकदम नीचे से कटा है, किसके, एमआर के नीचे से। क्लियर है, एमआर के नीचे से कटा है, एमसी कर्व शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो। तो बिल्कुल इसी तरह कंडीशन सेटिस्फाइड। और यहां पे फर्स्ट कंडीशन क्या था, एमआर इज इक्वल्स टू एमसी, तो ये इक्वल है ना, कौन सा, ये इक्वल पॉइंट है ना, इस इक्वल पॉइंट में हमने यहाँ पे देखो लाइन खींचा है, इस इक्वल पॉइंट में देखो हमने यहाँ पे लाइन खींचा है। बिल्कुल आपको इसी तरह से ग्राफ रफ बना लेना है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में क्या होता है नॉर्मली। देखिए एक बात समझिए, शॉर्ट रन में या तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, या तो लॉस होगा। क्या क्या होगा बताइए, या तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, या तो लॉस होगा। नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, या तो लॉस। ठीक है, तो इस चीज को अपने कॉपी में लिखिए, एग्जामिनेशन में भी बिल्कुल इस तरह से ही लिखना है। यस दोस्तों, एग्जामिनेशन में भी बिल्कुल इस तरह से ही लिखना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसलिए आप लोग समझिए इसको ध्यान से। इन द शॉर्ट रन a firm will attain equilibrium position and at the same time it may earn supernormal profit, normal profit and losses। मतलब शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाते हैं फर्म, लेकिन सेम टाइम में क्या क्या कमाते हैं, सुपर मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं शॉर्ट रन में, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, एंड लॉसेस भी हो सकता है। क्लियर है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट कंडीशंस, कॉस्ट कंडीशन पे वो डिपेंड करता है। अच्छा भैया ठीक है, इतना तो समझ के। नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा ये बता दो, नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा। नॉर्मल प्रॉफिट तब होगा जब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट, जिस सर्कमस्टेंसेस में है उस सर्कमस्टेंसेस को हम लोग बोल सकते हैं क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, जितना आपने कमाया उतना आपने खर्चा किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। जितना आपने कमाया उतना आपने खर्चा किया, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। जितना आपने कमाया उतना आपने खर्चा किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किसको बोलते हैं, व्हेन एआर इज ग्रेटर देन द एटीसी। व्हेन एआर इज ग्रेटर देन द एटीसी, एआर अगर ग्रेटर है एटीसी से, तो हम लोग उस सर्कमस्टेंसेस को बोलेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लॉसेस किसको बोलते हैं, जब एआर is less than the ATC, AR is less than ATC, average revenue is less than ATC, उसको हम लोग लॉस बोलते हैं। अब देखिए एक नॉर्मल एग्जांपल है, इसको लिखना नहीं है, नॉर्मल एग्जांपल्स हम करा के आपको मतलब कि समझाना चाहते हैं। मान लीजिए कि बिजनेस ने मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, उसमें से अकाउंटिंग कॉस्ट 80,000 का लग गया, 80,000 का मान लीजिए कॉस्ट आपका लग गया, तो आपका प्रॉफिट कितना बचा, 20,000 का प्रॉफिट बचा। प्रॉफिट 20,000 का है और सेल भी 20,000 का हुआ है, फिर आप बोल सकते हो नॉर्मल प्रॉफिट। क्या, फिर आप बोल सकते हो नॉर्मल प्रॉफिट है। प्रॉफिट 20,000 का है और सेल भी 20,000 का है, तो आप क्या बोल सकते हो, नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट 20,000 का है और सेल 10,000 का हुआ है, उसमें आप लोग बोल सकते हो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और प्रॉफिट अगर 20,000 का है और सेल अगर 30,000 का हुआ है, तो आप लोग बोल सकते हो लॉस। ठीक है,
ये 3 सर्कमस्टेंसेस आपको एग्जांपल्स के रूप में हम समझा दिए। इसके बाद आइए अब नॉर्मल प्रॉफिट को बहुत विस्तार रूप से समझते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। इन सब चीज को आप लोग लिख लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में समझते हैं। व्हेन द एवरेज रेवेन्यू ऑफ ए फर्म इज जस्ट इक्वल्स टू द एवरेज टोटल कॉस्ट, इट अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट। अगर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू द एवरेज टोटल कॉस्ट है, AR इज इक्वल्स टू द एवरेज टोटल कॉस्ट है, तो उस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, उस केस में उसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। आप लोग यहां पे देखिए AR कौन सा, किसको हम लोग बोल सकते हैं AR हम लोग इस लाइन को बोल सकते हैं। कौन से लाइन को? ये जो लाल लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन को हम लोग AR बोल सकते हैं। और यहां पे ATC देखिए, ATC बिल्कुल इक्वल है, इसी लाइन पे एकदम घिस रहा है ना। ये ATC और ये AR, ठीक है। अगर इक्वल रहेगा, P इक्वल्स टू मतलब AR इक्वल्स टू ATC अगर रहेगा, तो उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किसको बोल सकते हैं? व्हेन AR इज ग्रेटर देन ATC। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, बिल्कुल एग्जाम में आपको बिल्कुल इस तरह से ही लिखना है, ठीक है। देखिए, व्हेन ए फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, व्हेन ए फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इट्स एवरेज रेवेन्यू आर मोर देन द एवरेज टोटल कॉस्ट। तो अगर सुपर मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट अगर मैंने कमाया, तो मेरा जो एवरेज रेवेन्यू रहेगा वो एवरेज टोटल कॉस्ट से ज्यादा है। मेरा जो एवरेज कॉस्ट लगा है, खर्चा लगा है, उससे ज्यादा मेरा एवरेज रेवेन्यू बना है। उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। दिस इज एडिशन टू द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट, द फर्म अर्न एडिशनल प्रॉफिट। इसका जो ग्राफ है वो देखिए आप लोग ध्यान से। यहां पे बिल्कुल देखिए, जैसे कि मैंने 2 कंडीशंस बोला था, 2 कंडीशंस को फॉलो करना ही है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सबसे पहले क्या? MR इक्वल्स टू MC, और दूसरा क्या? MC कर्व कट्स बिलो MR। MC कर्व कट्स बिलो MR। तो दो कंडीशंस तो फॉलो हो ही रहा है। साथ में देखिए, MC नीचे से कटा और ATC यहां पे आया, एवरेज टोटल कॉस्ट बिल्कुल यहां पे आया, इस बार नीचे से आया इस बार। और ये जो पोर्शन है, ये जो एक्सेस पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं सुपर प्रॉफिट। ये जो एक्सेस पोर्शन है, नीचे वाला जो एक्सेस पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सुपर प्रॉफिट। इसमें क्या हो रहा है कि AR इज ग्रेटर देन ATC। AR इज ग्रेटर देन ATC। AR जो है ये ऊपर वाला पोजीशन में है, और ATC जो है वो नीचे वाला पोजीशन में ही रह गया है। नीचे वाला मतलब की पोजीशन मतलब समझा दीजिए भैया, ATC जो है वो इस पोजीशन में है और AR जो है वो इस पोजीशन में है, तो ज्यादा है ना AR इज ग्रेटर देन द ATC। AR इज ग्रेटर देन द ATC। इसी सर्कमस्टेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट हो गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। सिंपल सा बात है, क्लियर है। अब लॉसेस को देखिए, अब आप लोग लॉसेस पे ध्यान दीजिए। लॉसेस किसको बोलते हैं? लॉस कब हो गया? जब AR इज लेस देन AC। जब AR इज लेस देन AC, तो उस सर्कमस्टेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉसेस। ये वाला देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, ये ATC वाला पॉइंट है, और यहां पे है AR। ATC ज्यादा है और AR कम है। एवरेज कॉस्ट ज्यादा है और एवरेज रेवेन्यू कम है। एवरेज कॉस्ट ज्यादा है और एवरेज रेवेन्यू कम है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लॉस हो गया है। सिंपल सा बात है ना। तो देखिए, सबसे पहला कंडीशन MC कर्व, मतलब MR इक्वल्स टू MC, है ना। MR इक्वल्स टू MC हम लोग कर दिए, बिल्कुल। इसके बाद दूसरा कंडीशंस को भी फॉलो किए कि MC कर्व कट्स बिलो द MR। जितना भी ग्राफ है वो सारे ग्राफ्स में ये कंडीशंस फॉलो होंगे, परफेक्ट कंपटीशन वाले ग्राफ में, क्लियर है। तो MC कर्व कट्स बिलो द MR, ठीक है, वो भी फॉलो हो गया। इसके बाद देखिए, ATC कर्व इस बार इधर है और AR इस बार इधर है। ATC ज्यादा है, एवरेज टोटल कॉस्ट ज्यादा है और एवरेज रेवेन्यू कम है। तो इस केस में जो एक्सेस पॉइंट से ज्यादा है, उस एक्सेस पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? लॉसेस। उस एक्सेस पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? लॉसेस। बिल्कुल इसी तरह से सुंदर नीट एंड क्लीन ग्राफ आप लोग एग्जामिनेशन में बनाएंगे और एग्जामिनेशन में जाके लिखेंगे। आज हम लोग ने शॉर्ट रन खत्म कर लिया है। लॉन्ग रन बस 5 मिनट का टॉपिक है, बस 5 मिनट का टॉपिक, ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। तो लॉन्ग रन भी हम लोग खत्म कर देंगे, अगली क्लास में मोनोपोली भी हम लोग खत्म कर देंगे। तो ये चैप्टर हम लोग का ओवर हो जाएगा।
और हम देखते हैं आज या कल के अंदर हम लोग चैप्टर 1 भी शुरू कर लेंगे, ठीक है, साथ साथ शुरू कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 इजी है, थियरी पॉइंट ऑफ व्यू है, ज्यादा है ही नहीं कुछ। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।